हम समझते हैं अवृत्ति क्या है और इससे नैतिक समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई हैं। किसी वस्तु के मूल्यांकन का दृष्टिकोण या नजरिया ही अवृत्ति है। जहाँ वस्तु से ऐसे हमने देख ही लिया था क्या क्या हो सकता है धर्म में, ये सारी चीजें, वस्तु शासन प्रणाली, ये सारी चीजें उपयुक्त सभी का मूल्यांकन करते हुए उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का ज्ञान ही अवृत्ति है। हम समझ जाते हैं रवैया क्या है। अवृत्ति की नैतिकता में भूमिका। अवृत्ति मानवीय आचरण को नियंत्रित और उसे निर्धारित करती है। बिल्कुल करती है, ये समझिएगा। अवृत्ति मानव आचरण को नियंत्रित एवं उसे निर्धारित करती है। व्यक्ति आचरण अपनी अवृत्ति के अनुसार ही करता है। इस रूप में अभिवृत्ति मानवीय आचरण एवं नियंत्रण का स्रोत है। ठीक है, यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए ये कौन बताएगा आपको? नैतिकता बताएगी, नीति शास्त्र बताएगा। लेकिन आप क्या करोगे ये कौन बताएगा? ये आपको अभिवृत्ति, एटीट्यूड आपका निर्धारित कर देगा कि आप क्या करोगे। तो जो आप कह रहे हो ये क्या नैतिकता बोल रहे हो, लेकिन आप अगर अवृत्ति समझ लिया जाए तो आपकी सच्चाई पता लग जाएगी ना कि आप क्या करोगे। इसके विपरीत नैतिकता मानवीय आचरण एवं निर्णय का आदर्श बताने वाला विज्ञान है। अर्थात नैतिकता यह बताती है कि क्या करना चाहिए। ऐसे में दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली, नैतिकता के आदर्शों के अनुरूप ही अवृत्ति हो, तब ऐसी स्थिति में जैसा नैतिकता बताती है वैसा ही व्यवहार में आचरण दृष्टिगोचर होता है। दूसरी, नैतिकता के आदर्शों के प्रतिकूल अवृत्ति हो, तब जैसा नैतिकता सिद्धांत में बताती है उसके विपरीत आचरण व्यवहार में हो सकता है। मतलब नैतिकता जो सही जो भी बता रही, अभिवृत्ति उसके विपरीत हो सकता है या उसके संगत हो सकता है, दो चीज हो सकती है। इस प्रकार अवृत्ति यह तय करती है कि नैतिक सिद्धांत या आदर्श व्यवहार में प्राप्त होंगे या नहीं। उदाहरण, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी राज्य लोकतंत्र की नैतिकता को स्वीकार करते हैं। लेकिन इन राज्यों में नागरिकों और राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवहार एक ही समान तरीके से प्राप्त नहीं होते। कहने का मतलब लोकतंत्र की जो नैतिकता है यानी नीति शास्त्र, उसे मानते तो हैं लेकिन व्यवहार में उतारते नहीं, क्योंकि अभिवृत्ति वैसी नहीं है। जैसे लोकतांत्रिक के नैतिकता वाले मूल्यों को स्वीकार करने के बावजूद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में परिवारवादी पार्टियों की उपस्थिति, जबकि उसी लोकतांत्रिक नैतिकता के चलने वाले यूरोपीय राज्यों में कोई परिवारवाद नहीं है। ऐसे में यह अंतर नैतिकता का नहीं बल्कि अभिवृत्ति का है। अब यही समझ रहे थे, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, वही ज्ञान विश्वास तर्क। एक हमें ये प्रॉपर फ्लो चार्ट कह लो आप, या बॉक्स टाइप में समझा रहे हैं। संवेगात्मक पक्ष में भावनाएं और क्रियात्मक पक्ष यानी क्रिया क्या आप कर रहे हो, वो वस्तु के प्रति जो आप क्रिया करोगे, इसका पारस्परिक संबंध होगा तो या तो सामंजस्यपूर्ण होगा या तो तनावपूर्ण होगा। सामंजस्यपूर्ण कब होगा? जब जो नैतिकता कह रही है वही आपकी अभिवृत्ति उसे करवाने के लिए है ना, जो मतलब नैतिकता और आपकी अभिवृत्ति सेम हो जा रही है। और तनावपूर्ण कब होगा कि नैतिकता कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, और कर कुछ और रहे हैं, इसमें किसकी भूमिका ज़्यादा होती है? अभिवृत्ति की। इसे समझने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। जैसे एक दिल्ली की लड़की है और एक किसी छोटे कस्बे की लड़की है। दोनों का विश्वास प्रेम विवाह को लेकर है कि प्रेम विवाह करना उचित है। ए और बी दो हैं, दो, एक दिल्ली की है, दूसरा किसी छोटे कस्बे की है। दोनों क्या मानती हैं कि प्रेम विवाह उचित है। दिल्ली वाली लड़की व्यवहार में अपने प्रेमी से विवाह करती है क्योंकि उसकी परिस्थिति संगतपूर्ण थी, उसका परिवार परिवेश इसकी अनुमति देता था। मतलब जो दिल्ली वाली लड़की थी, अपने विश्वास के आधार पर उन्होंने प्रेम पूर्ण विवाह किया, लव मैरिज की, यानी सामंजस्यपूर्ण, जो वो मानती थी और जो उन्हें करना था, दोनों उनके लिए ठीक था। वहीं छोटे कस्बे से आने वाली लड़की का विश्वास तो है कि वह प्रेम विवाह करे या प्रेम विवाह उचित मानती है, लेकिन छवि खराब होने का भय, परिवार समाज के दबाव के कारण उसका व्यवहार प्रेम विवाह करने की अनुमति नहीं देता। अतः परिवार की अनुमति से परिवार के अनुसार विवाह करती है। यानी यहाँ पर तनावपूर्ण संबंध देखने को मिल रहा है। अवृत्ति की त्रिआयामी मॉडल वही चीज यार, इफेक्टिव जो हमने देखा है ना, यही है।
ये त्रिआयामी मॉडल है। आवृत्ति को समझने के लिए मनोविज्ञान में यह मॉडल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे एबीसी मॉडल भी कहते हैं। ए भावनात्मक या संवेगात्मक पक्ष अफेक्टिव, बी व्यवहारात्मक पक्ष बिहेवियरल और सी कॉग्निटिव। अब संज्ञानात्मक पक्ष समझते हैं सबसे पहले। यह घटक व्यक्ति के उस ज्ञान, धारणा और विश्वास को दर्शाता है जो उसने किसी विषय या वस्तु के बारे में बना रखा है या जानता है। यह क्या सोचता है को दर्शाता है, अर्थात तर्क, अनुभव, तथ्य और शिक्षा पर आधारित विचार। विशेषताएं विश्वासों और धारणाओं पर आधारित है, तर्क संगत और अनुभवजन्य है, तथ्य आधारित सोच। भावनात्मक घटक अफेक्टिव कंपोनेंट। यह घटक व्यक्ति की किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया या अनुभूति को दर्शाता है। यह क्या महसूस किया जाता है से जुड़ा होता है, अर्थात सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं। विशेषताएं भावना आधारित प्रेम, घृणा, डर, आकर्षण आदि। व्यक्तिपरक और अनुभवजन्य तात्कालिक प्रतिक्रिया या मनोवैज्ञानिक अनुभूति। व्यवहारात्मक घटक। यह घटक दर्शाता है कि व्यक्ति किसी वस्तु, विचार या स्थिति के प्रति कैसे व्यवहार करता है या करना चाहता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये समझा भावनात्मक में क्या समझते हैं। यह घटक व्यक्ति के किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया या अनुभूति को दर्शाता है कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है अमुक वस्तु के प्रति। सिंपल सी बात है। विशेषताएं क्या होती हैं, भावना आधारित है, व्यक्तिपरक या अनुभवजन्य है, तात्कालिक प्रतिक्रिया या मनोवैज्ञानिक अनुभूति। व्यवहारात्मक बिहेवियरल में कंपोनेंट में हम समझते हैं। यह घटक दर्शाता है कि व्यक्ति किसी वस्तु, विचार या स्थिति के प्रति कैसे व्यवहार करता है या करना चाहता है। यह व्यवहार उसके विश्वास और भावना पर आधारित होता है। विशेषताएं क्रियात्मक प्रतिक्रिया, पूर्व व्यवहार या व्यवहार की प्रवृत्ति, निर्णय और क्रिया का आधार। सर्प के प्रति अभिवृत्ति, शैव समाज की सर्प के प्रति अभिवृत्ति। संज्ञानात्मक शैव समाज सर्प को भगवान। अब यहाँ इसी को हम समझते हैं जो हमने उदाहरण समझा था ना। शैव समाज की सर्प के प्रति अभिवृत्ति कैसी होगी। संज्ञानात्मक पक्ष अगर समझें तो शैव समाज सर्प को भगवान शिव का प्रतीक मानता है। उनके विश्वास के अनुसार सर्प भगवान शिव के गले का हार होता है और यह ईश्वरीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। शिव भक्त मानते हैं कि सर्प पवित्र और धार्मिक है, इसलिए इसे पूजनीय माना जाता है। संवेगात्मक सर्प के प्रति शैव समाज की भावनाएं सकारात्मक होती हैं। वे सर्प को देखकर श्रद्धा, आदर और सम्मान महसूस करते हैं। उनके भीतर सर्प के प्रति डर नहीं होता, बल्कि एक प्रकार की भक्ति भावना जागृत होती है। व्यवहारात्मक जब शैव समाज के लोग सर्प को देखते हैं तो वो उसे प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं या उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। उनके व्यवहार में सर्प के प्रति सम्मान और असुरक्षा की भावना होती है, सुरक्षा की भावना होती है और वे उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। उदाहरण महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्त सर्प को शिवाजी का आभूषण मानते हुए उसकी पूजा करते हैं और उसे पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार सर्प शिव जी की कृपा का प्रतीक है, इसलिए वे सर्प को देखकर भयभीत नहीं होते बल्कि उन्हें पूजा अर्पित करते हैं। सामान्य मानव की सर्प के प्रति अभिवृत्ति कैसी होगी ये समझते हैं। संज्ञानात्मक एक सामान्य व्यक्ति सर्प को एक विषैला और खतरनाक प्राणी मानता है। उसकी जानकारी के अनुसार सर्प जहरीला होता है और उसकी एक काटने की प्रवृत्ति होती है जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकती है। उसके ज्ञान में सर्प से सावधानी बरतनी चाहिए। संवेग सामान्य मानव के मन में सर्प को देखकर भय या घबराहट उत्पन्न होती है। सर्प के प्रति उसके मन में एक नकारात्मक भावना होती है जो ज़्यादातर डर और जान को खतरा महसूस करने पर आधारित होती है। व्यवहारात्मक सामान्य व्यक्ति जब सर्प को देखता है तो उसका पहला स्वाभाविक व्यवहार होता है भाग जाना या सर्प को मारने की कोशिश करना। वे सर्प को हानिकारक मानते हुए उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उदाहरण
गांव या शहर के किसी आम व्यक्ति के घर में यदि सर्प घुस जाता है तो आम तौर पर वह या तो सर्प को मारने का प्रयास करते हैं या फिर सर्प पकड़ने वाले को बुलाता है ताकि वह उसे हटा सके। सर्प को लेकर उसकी प्रतिक्रिया डर पर आधारित होती है। हमने ये देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, ये जो 3 फैक्टर थे ना, एबीसी मॉडल, ये समझ लिया कि किस तरीके से है, उदाहरण भी समझ लिया। और अब हम समझते हैं अववृत्त की संरचना। अववृत्त की संरचना 3 मुख्य घटकों से मिलकर बनी होती, वही है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। जब किसी व्यक्ति की विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में पूर्ण तालमेल और सामंजस्य में होते हैं तब उस स्थिति को संज्ञानात्मक सामंजस्य कहा जाता है। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी कब कहा जाता है? जब, है ना, वही सामंजस्यपूर्ण, मतलब इसमें व्यक्ति को कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता और उसकी सोच, अनुभूति और क्रिया में एक रूपता होती है। विशेषताएं, विश्वास, भावना और व्यवहार में मेल होता है। व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट और संतुलित होता है क्योंकि वह जैसा सोचता है, जैसे भावना होती है, उस हिसाब से निर्णय लेता है। मानसिक शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। व्यवहार स्थिर और उद्देश्यपूर्ण होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति मानता है कि शाकाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, विश्वास है, वह शाकाहारी भोजन देखकर प्रसन्न होता है, भावना है, और वह केवल शाकाहारी भोजन ही करता है, व्यवहार है। तो यह एक संज्ञानात्मक सामंजस्य की स्थिति है जहां उसके विश्वास, भावना और व्यवहार में पूर्ण संगति है। संज्ञानात्मक असंगति की समझते हैं तनावपूर्ण संबंध। जब व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार के बीच विरोधाभास हो, यानी व्यक्ति मानता कुछ और है और करता कुछ और है, भावनाएं कुछ और है और करता कुछ और है, अर्थात व्यक्ति कुछ सोचता है, कुछ और महसूस करता है और उसका व्यवहार उससे भिन्न होता है, तब वह मानसिक रूप से असहज, चिंतित या द्वंद्व में पड़ जाता है। इस स्थिति को संज्ञानात्मक असंगति या तनावपूर्ण संबंध कहते हैं। विशेषताएं, विश्वास और व्यवहार के बीच असंगति होती है। व्यक्ति को भीतर से असहजता या अपराध बोध महसूस होता है, आत्म संघर्ष या निर्णय का पर पछतावा होता है। यह स्थिति व्यक्ति को बदलाव की ओर प्रेरित करती है। तो विश्वास बदले या व्यवहार, है ना। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति मानता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विश्वास है ना, उसे धूम्रपान से घृणा भी है, भावना है, लेकिन फिर भी वह नियमित रूप से धूम्रपान करता है, व्यवहार है। यहाँ विश्वास और व्यवहार में टकराव है, यह संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति है। उदाहरण समझते हैं, 2 विद्यार्थियों की प्रेम विवाह के प्रति आवृत्ति। आराधना बिहार की रहने वाली एक छात्रा है, हमने भी इसके पहले भी देखा था, दिल्ली और, है ना, वही, इसी को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आराधना बिहार की रहने वाली एक छात्रा है। वह यह मानती है कि प्रेम विवाह समाज के लिए उचित नहीं है और यह पारिवारिक संस्कारों के विरुद्ध है। जब वह प्रेम विवाह की बात सुनती है तो उसे असहजता होती है और यह विचार उसे पसंद नहीं आता। उसका व्यवहार भी इसी विश्वास और भावना के अनुरूप होता है। वह प्रेम विवाह को नकारती है और स्वयं भी ऐसा करने से बचती है। इस प्रकार उसकी सोच, भावना और व्यवहार में पूर्ण सामंजस्य है। उसकी अभिवृत्ति एक रूप और संगत है, जिसे सामंजस्यपूर्ण अभिवृत्ति कहा जाता है। वहीं नैन्सी दिल्ली की एक छात्रा है। उसका मानना है कि प्रेम विवाह एक सकारात्मक और आधुनिक सोच का प्रतीक है। वह इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ती है और इस विचार से उसे खुशी और उत्साह महसूस होता है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो वह पारिवारिक दबाव और सामाजिक कारणों से प्रेम विवाह नहीं करती और पारंपरिक विवाह के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर उसकी सोच और भावना तो प्रेम विवाह के पक्ष में है, लेकिन उसका व्यवहार इसके विपरीत है। इस स्थिति में असंगत या तनावपूर्ण अभिवृत्ति कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति के भीतर विचार और आचरण में टकराव उत्पन्न होता है। विश्वास एवं व्यवहार के बीच असंगति। जब किसी व्यक्ति के विश्वास या मूल्य किसी स्थिति में उसके व्यवहार से मेल नहीं खाते, तब वह व्यक्ति आंतरिक मानसिक तनाव या विसंगति महसूस करता है।
यह असंगति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है और व्यक्ति इसे कम करने का प्रयास करता है। समझते हैं क्या क्या होगा। असंगति उत्पन्न करने वाले कारण लाभ हानि, मतलब यही चीज है जो असंगत के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो ये है। देखो, जो नैन्सी है उन्होंने जब निर्णय लिया कि मुझे प्रेम विवाह नहीं पारंपरिक विवाह करना है, तो ये प्रेम विवाह से पारंपरिक विवाह का निर्णय था। इस निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे? वही कारक अगर हम समझ लें तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए कि असंगति उत्पन्न करने वाले कारण या कारक कौन से हैं। लाभ हानि का संतुलन, जब किसी कार्य में अपेक्षित लाभ कम हो और वास्तविक हानि अधिक हो तो व्यक्ति में विश्वास और मूल्यों के बीच असंगति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का मानना है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन वह धूम्रपान करना जारी रखता है, तो उसे महसूस हो सकता है कि धूम्रपान में कोई खास लाभ नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। इससे उसके अंदर असंगति उत्पन्न होती है। असंगति उत्पन्न करने वाले कारण लाभ हानि, एग्जाम्पल थोड़ा सा सटीक नहीं बैठ रहा है। हम इसी वाले लाभ हानि का संतुलन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी वाले पे नैन्सी वाले पे देख लेते हैं। देखो, नैन्सी ने सोचा, विचार किया कि अगर मेरा लाभ किसमें है, अगर मैं प्रेम विवाह करती हूँ तो मेरे घर वाले सारे मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, मेरे परिवार सब कुछ, मतलब बहुत सारे रिलेशन के सदस्य ऐसे हैं जो मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, और जिससे मैं लव करती हूँ वो एक व्यक्ति है, मैं उसे ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। अगर कुछ हो जाता है बाद में तो इसमें लाभ कब किस में ज़्यादा है? लाभ पहले वाले में ज़्यादा है ना। इसमें तो एक व्यक्ति कुछ अगर मान लो हो गया तो मैं कैसे रहूँगी फिर आगे। तो जो प्रेम विवाह है उसमें उन्हें लाभ कम दिख रहा है बल्कि इसमें लाभ उन्हें ज़्यादा दिख रहा है। ये वाला उदाहरण लेके चलते थे, ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। सामाजिक दबाव, जब समाज या परिवार किसी व्यक्ति पर दबाव डालता है तो वह अपने विश्वासों और मूल्यों के विरुद्ध कार्य करे तो असंगत उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण, किसी व्यक्ति का मानना है कि वह स्वतंत्र रूप से किसी चीज का चुनाव कर सकता है लेकिन पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण उसने अपनी मान्यता के विपरीत निर्णय लेना। इससे उसी एग्जाम्पल में समझ लो कि समाज का दबाव है इसलिए उसने ये निर्णय ले लिया। तनावपूर्ण अभिवृत्ति उत्पन्न करने के कारक, जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा हो, ये तो दो दो ही कारण और भी इसमें हो सकते हैं, इसमें सारा नहीं लाभ है। अब हम देखते हैं इसमें कि तनावपूर्ण अवृत्ति उत्पन्न करने वाले कारक क्या क्या। जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा हो तब व्यक्ति अपने विश्वास और फीलिंग्स के इतर जाकर अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। जैसे मान लीजिए कोई ईमानदार नहीं है लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाता है और उसे यह पता है कि ईमानदारी एक बहुत ही उच्चतम मूल्य है जो एग्जामिनर मुझमें अपेक्षित रखता है, तो वह अपने आप को ईमानदार दर्शाने की कोशिश करेगा, फिर भी वह ईमानदार नहीं है, ये समझ नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसका आकलन हो रहा है तो अपने वास्तविक विश्वास के विरुद्ध व्यवहार कर सकता है। इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। क्षणिक लाभ की स्थिति, जब व्यक्ति को किसी कार्य में तात्कालिक लाभ दिखता है परंतु उसके विश्वास के विरुद्ध होता है, तब वह उस कार्य को कर बैठता है जिससे उसके अंदर असंगति और तनाव उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक या पारंपरिक समाज का दबाव, यदि कोई समाज परंपरावादी है और आधुनिक विचारों को स्वीकार नहीं करता तब व्यक्ति अपनी सोच और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंसकर तनाव अनुभव करता है। जब सामाजिक स्वीकृति का दबाव हो, व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने विश्वासों को दबा देता है जिससे असंतुलन और आंतरिक विरोध उत्पन्न होता है। सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति के क्या कारण हैं? जहाँ विश्वास के अनुसार व्यवहार करने पर कोई हानि ना हो। यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास हो या यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसके विचारों के अनुसार व्यवहार करने पर कोई सामाजिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हानि नहीं होगी, तो वह तनावमुक्त होकर सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करता है। जहाँ सामाजिक आवृत्ति और व्यक्ति की आवृत्ति का में समानता हो। जब समाज और व्यक्ति की सोच एक जैसी हो तो व्यक्ति बिना किसी मानसिक द्वंद्व के अपने विचारों पर कायम रह सकता है, जहाँ कोई आंतरिक भय या संकोच न हो। यदि व्यक्ति स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है
तो वह तनावपूर्ण स्थिति से बचता है जहाँ मूल्यांकन या आलोचना का डर न हो। यदि व्यक्ति जानता है कि उसे किसी के द्वारा परखा या आंका नहीं जा रहा है, तो वह सहज होकर व्यवहार करता है। जहाँ निरंतरता एवं स्थायित्व, जब व्यक्ति को अपने विश्वासों और मूल्यों में स्थिरता का अनुभव होता है, तो उसकी अभिवृत्ति स्थायी और सामंजस्यपूर्ण बनी रहती है। अभिवृत्ति और नैतिकता का संबंध। अभिवृत्ति और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करता है कि हमारे आचरण और विचारों का आधार नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर टिका होता है। नैतिकता वह मूल्य प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति या समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह हमारे आचरण का मार्गदर्शन करती है और यह तय करती है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति का आचरण माननीय और उचित हो। हम देख रहे हैं अभिवृत्ति और नैतिकता के मध्य संबंध। अभिवृत्ति और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करता है कि हमारे आचरण और विचारों का आधार नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर टिका हो। नैतिकता वह मूल्य प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति या समाज के लिए क्या सही और क्या गलत है। यह हमारे आचरण का मार्गदर्शन करती है और यह तय करती है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति का आचरण माननीय और उचित हो। अभिवृत्ति एक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार की दिशा और प्रवृत्ति को प्रकट करती है। यह हमारी मान्यताओं, विश्वासों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस पर भी गहरा प्रभाव डालती है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। अभिवृत्ति हमारे नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। कंसंट्रेट। अभिवृत्ति एक व्यक्ति के विचार, भावनाओं और व्यवहार की दिशा और प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मूल्यांकन में आप देख ही सकते हो, यह हमारी मान्यताओं, विश्वासों, भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस पर भी गहरा प्रभाव डालती है कि हम किस हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। अभिवृत्ति हमारे नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति के नैतिकता सुदृढ़ होती है या यदि किसी व्यक्ति की नैतिकता सुदृढ़ होती है, तो उसकी अभिवृत्ति भी नैतिक दृष्टिकोण से उचित और जिम्मेदार होती है। इसलिए किसी की नैतिकता जितनी गहरी होगी, उतनी ही सकारात्मक और सही दिशा में उसकी अभिवृत्ति विकसित होती जाती है। अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? हमने ये तो समझ लिया कि 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और ना क्रियात्मक। अब हम समझते हैं कि ये निर्माण कैसे होता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय क्या है? नियमबद्धता। शास्त्रीय मतलब जहाँ पर भी शास्त्रीय शब्द आता है उसका मतलब था नियमबद्ध तरीके से। पितृ सत्ता के नियम से स्त्रियों की अभिवृत्ति को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। उनकी अभिवृत्ति बन चुकी है ना। शास्त्रीय अनुबंध, अभिवृत्ति निर्माण के कारक, शास्त्रीय अनुबंध, संस्कृत, सामाजिकरण, धर्म, परंपरा, ये सब शास्त्रीय अनुबंध मतलब एक तरीके से नियमबद्ध तरीका बन चुका है। क्रिया प्रसूत अनुबंध होता है और निरीक्षण होता है। क्रिया प्रसूत में दंड होता है, पुरस्कार, लाभ, हानि, ये दोनों चीजें दिए जाते हैं। और निरीक्षण में साहित्य, परिवेश, वातावरण, मीडिया, व्यक्ति द्वारा प्रभावित होने से। शास्त्रीय अनुबंध की अभिवृत्ति में आशय है कि अभिवृत्ति जिससे मनुष्य बंधा हुआ है, उसका निर्माण किसी या कुछ नियमों से हुआ है। किसी नियम से प्रशिक्षण देकर बनाया जाने वाला अभिवृत्ति का मॉडल शास्त्रीय अनुबंध है। यानी एक ही नियम को अगर बार बार आप अप्लाई करोगे तो उससे रिलेटेड जो आपका एटीट्यूड डेवलप होगा वो हम क्या बोल देते हैं कि ये इसकी अभिवृत्ति है शास्त्रीय अनुबंध के माध्यम से। ठीक है,
स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। अर्थात स्त्रियां एक आवृत्ति हैं जो प्रशिक्षण से बनती हैं। यानी स्त्रियां बनाई जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि स्त्रियां कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी मान्यताओं का मिश्रण है। जब एक मादा उन मिश्रणों को अपने जीवन में धारण कर लेती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? स्त्री बोल देते हैं। तो यानी एक मादा को हमने बहुत सारे पितृसत्तात्मक नियमों के माध्यम से इतना ज़्यादा नियमबद्ध बना दिया है कि वो क्या हो गई हैं? वो स्त्रियाँ बन चुकी हैं। वो सोचती ही नहीं कि मैं जो काम कर रही हूँ ये मेरा मूल है भी या नहीं। नोट: लिंग के आधार पर प्राकृतिक रूप से नर और मादा का जन्म होता है, जबकि जेंडर एक सांस्कृतिक और सामाजिक अवधारणा है जो पुरुष और स्त्री के रूप में पहचान और व्यवहार को परिभाषित करती है। स्त्रियाँ केवल मनुष्य जाति में होती हैं, जबकि अन्य प्रजातियों में केवल मादा होती हैं। मनुष्यों में मादाएं श्रृंगार, करवा चौथ का व्रत, अन्य क्रियाएं करती हैं। स्त्री बनने की प्रक्रिया मूल रूप से नर और मादा का जन्म होता है, लेकिन पालन पोषण में अंतर होने के कारण मादाएं स्त्रियां बन जाती हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों और लड़कों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों का चयन करना, खिलौनों के चयन में लड़कों को बंदूक और कार, जबकि लड़कियों को गुड़िया और किचन सेट जैसे खिलौने प्रदान करना। खिलौनों का यह चयन आवृत्ति निर्माण में सहायक होता है। सामान्यतः लड़कियों को बाल बड़े रखने बल्कि जबकि लड़कों को छोटे बाल रखने के लिए कहा जाता है। लड़कियों के नाक और कान में छेद करके आभूषण पहनाए जाते हैं जिससे उसे शारीरिक रूप से नियंत्रित किया जा सके, जबकि लड़कों के लिए ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। युवा होने पर लड़कों को बाहर खेलने में सहजता दी जाती है, जबकि लड़कियों को घर के भीतर खाना बनाने और घरेलू कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। लड़कों को देर रात तक बाहर रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, जबकि लड़कियों को सूर्यास्त से पश्चात बाहर रहने नहीं दिया जाता। अभिवृत्ति निर्माण के सिद्धांत: शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। विभिन्न अभिवृत्तियां जैसे स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी आदि जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये समाज में मिलने वाली शिक्षा, संस्कारों और विचारों से विकसित होती हैं। इन अभिवृत्तियों का निर्माण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न अनुभवों, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से ग्रहण करता है। इस प्रकार की अभिवृत्तियां शास्त्रीय अनुबंध से बनती हैं। पूरा का पूरा समाज एक नियमबद्ध तरीके से चले जा रहा है ना, तो इस तरीके से जो एटीट्यूड बनेगा वो क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंध। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग। कुछ क्रियाओं के साथ लाभ या हानि जुड़ने से जिस अभिवृत्ति का निर्माण होता है उसे क्रिया प्रसूत अनुबंध कहते हैं। कुछ क्रियाओं के साथ लाभ या हानि जुड़ने से जिस अभिवृत्ति का निर्माण होता है उसे क्रिया प्रसूत अनुबंध कहते हैं। किसी किसी प्रक्रिया किसी प्रक्रिया के लाभ किसी प्रक्रिया के साथ लाभ जुड़ने पर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है और इस क्रिया के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक हो जाएगी। उदाहरण के लिए किसी उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर पुरस्कृत किया जाना, पद्म पुरस्कार, परमवीर चक्र, पदोन्नति आदि, ये हो गया। किसी क्रिया के साथ हानि जुड़ने पर नकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है और इस क्रिया के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाएगी, जैसे कोई अनुचित कार्य करने पर दंड दिया जाना। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण: इसमें नैतिक क्रियाएं करने पर पुरस्कार दिया जाता है। इसमें वृत्तियों को मजबूत करने के लिए बोनस, प्रमोशन और प्रेसिडेंट मेडल दिए जाते हैं। इसमें अनैतिक क्रियाएं करने पर दंड या हानि होती है। इसमें अभिवृत्तियों को कमजोर करने के लिए पदावनति और निंदा का सहारा लिया जाता है। उदाहरण: एक बच्चा जिसे स्कूल में किसी लड़की के बाल खींचने पर प्रताड़ित किया जाता है, जबकि किसी दूसरे लड़के को स्कूल में अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो पहले लड़के की आवृत्ति कमजोर होगी जबकि दूसरे लड़के की आवृत्ति मजबूत होगी। निरीक्षण का सिद्धांत: यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। इसमें मानव में इन्हीं इच्छाओं निरीक्षण
इन्हीं इच्छाओं का निर्माण करने के लिए अलग अलग उत्पादों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए बाजार विज्ञापन। बाजार विज्ञापन व्यक्तियों की अभिरुचियों को प्रभावित करने का एक प्रभावी साधन है। ये विज्ञापन उपभोक्ताओं में विशेष जीवन शैली, मान्यताओं और आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक धारणाएं और सांस्कृतिक छवियां बनाई जाती हैं, जो व्यक्तियों के विचारों, प्राथमिकताओं और उपभोक्ता आदतों को आकार देती हैं और इस प्रकार यह उनकी सामाजिक पहचान को प्रभावित करती है। इस विज्ञापन में सौंदर्य प्रसाधन, गुटखा का प्रचार और महिलाओं का विज्ञापन में प्रयोग प्रमुख है। बच्चों में कार्टून नेटवर्क देखते हुए खिलौनों के प्रति आकर्षण बनाया जाता है। व्यापार और वाणिज्य में समृद्धि के लिए धर्म का सहारा लेना, जैसे कि भगवान के नाम का लॉकेट बनवाना, पहनना। राजनीति में विशाल स्तर पर प्रचार करने में उनके प्रति मतदाताओं में आकर्षण बढ़ता है। राजनीति में विशाल स्तर पर प्रचार करने से उनके प्रति मतदाताओं में आकर्षण बढ़ता है। सोशल मीडिया नेटवर्क के द्वारा पक्षपात युक्त सूचनाओं का प्रसारण करना इसका उदाहरण है। स्कूल जीवन की संगति का प्रभाव अभिवृत्तियों का निर्माण पर पड़ता है। अभिवृत्ति निर्माण करने वाले घटक समाज, संस्कृति, परंपरा, शिक्षा, व्यक्ति संगति, परिवार, परवरिश, राजनीतिक प्रणाली, मीडिया, बाजार, देश का परिवेश इत्यादि। अभिवृत्ति के उपयोगिता परक कार्य या अनुकूलन, एडेप्टिव फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, अहम रक्षा का कार्य, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। पहला देखते हैं, एडेप्टिव फंक्शन देखते हैं। अभिवृत्तियां व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाती हैं। अभिवृत्तियां व्यक्ति को उनके जीवन में हानियों से बचाती हैं और लाभों की रक्षा करती हैं। उदाहरण, अधिक ज्ञानी आदमी अपनी अभिवृत्तियों के कारण लाभों का रक्षण नहीं कर पाएगा और हानियों से बच नहीं पाएगा। एडेप्टिव फंक्शन, अभिवृत्तियां व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाती हैं। अभिवृत्तियां व्यक्ति को उनके जीवन में हानियों से बचाती हैं और लाभों की रक्षा करती हैं। अधिक ज्ञानी आदमी अपने अभिवृत्तियों के कारण लाभों का रक्षण नहीं कर पाएगा और हानियों से बच नहीं पाएगा। कम ज्ञानी आदमी अपनी अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकता है और हानियों को रोक सकता है। राजनीति विज्ञान की समझ रखने वाले लोग सामान्यतः राजनेता नहीं बनते, लेकिन गांव का प्रधान राजनीति में उच्च प्रदर्शन करता है, क्योंकि गांव के प्रधान के पास अभिवृत्ति है। राजनीतिक विज्ञान का एक समझ रखने वाला व्यक्ति, उसके पास अभिवृत्ति नहीं है नेता बनने की। अभिवृत्ति की उपयोगिता परक कार्य, अनुकूलन का कार्य निम्नलिखित है। अलग अलग दशाओं में अनुकूलन, लाभों का महत्व को महत्तम करना, हानियों को न्यूनतम करना, किसी विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय, सफलता की संभावना को बढ़ाना और सफलता की संभावना को कम करना, असफलता। उदाहरण, 10 वर्ष का एक बालक जो कि कम ज्ञानी है, लेकिन प्रशिक्षण के कारण उसकी एक अभिवृत्ति विकसित हुई। ज्ञातव्य है कि वह बालक अपनी अभिवृत्ति के कारण हानि से बचाव कर लेगा। 75 वर्ष का एक अनुभवी ज्ञानी वृद्ध है, जिसमें ज्ञान अधिक है लेकिन अभिवृत्ति नहीं है, वह हानि को नहीं रोक पाएगा। अहम रक्षण का कार्य, अभिवृत्ति अस्मिता और आत्मसम्मान की रक्षा करती है। हमने यहाँ पे क्या देखा, एक चीज, उपयोगिता और ज्ञान, नॉलेज कार्य। अहम रक्षण का कार्य, इसमें एक स्टेप चलो। अवृत्ति अस्मिता और आत्मसम्मान की रक्षा करती है। अवृत्तियां निम्नलिखित तरीके या साधन से अहम अर्थात आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। निषेध, पहला, इसमें व्यक्ति अपनी पहचान का मूल्यांकन करता है। यदि व्यक्ति मूल्यांकन में स्वयं को सकारात्मक पाता है तो उसके भीतर श्रेष्ठता का बोध होता है और उसे के आत्मसम्मान की रक्षा होती है। यदि मूल्यांकन में व्यक्ति नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो वह हीन भावना से भर जाता है।
और उसके आत्मसम्मान कम और उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, वर्ण व्यवस्था में शूद्र स्वयं को अन्य वर्गों की तुलना में हीन मानते हैं। स्त्रियां पति की तुलना में स्वयं को हीन मानती हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय अंग्रेजों की तुलना में स्वयं को हीन मानते थे। रंग भेद के आधार पर काले लोग गोरे लोगों की तुलना में स्वयं को हीन मानते हैं। भाषा के आधार पर अधिकांश भाषाएं अंग्रेजी की तुलना में हीन मानी जाती हैं। अपवृत्ति उपयुक्त भावों को नकारते हुए स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा करती है। इसे निम्नलिखित रूपों में समझा है। भारत के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लोगों में हीन भावना थी, इसलिए उन्होंने भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, राज्य, संसाधन और साझा पहचानों का निषेध कर दिया। पाकिस्तान स्वयं के इतिहास मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण के साथ शुरू करता है। उन्होंने अपने इतिहास को मुस्लिम शासकों को रखा। ठीक है, उनका मानना है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में सदैव पाकिस्तान विजयी हुआ है। उनके अनुसार 1971 का भारत पाक युद्ध भारत ने षड्यंत्र के माध्यम से जीता और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। इस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी पहचान का वह हिस्सा जो उसकी अस्मिता को नुकसान पहुंचाता है, उसका निषेध करके अहम रक्षण किया है। दमन की बात करते हैं। इसमें अभिवृत्ति की रक्षा के लिए अपने साथ अनुभव हुए अनुचित व्यवहारों का दमन कर दिया जाता है। इसमें अभिवृत्ति की रक्षा के लिए अपने साथ अनुभव हुए अनुचित व्यवहारों का दमन कर दिया जाता है। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70 से 80% महिलाओं के साथ यौन शोषण उनके परिचितों द्वारा किया जाता है। लेकिन युवा आयु में वे महिलाएं अपनी चेतना से इन दुर्व्यवहारों का दमन करते हुए अपने अहम की रक्षा करती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी पहचान या आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। तार्किकीकरण, इसमें किसी हीन भावना से निकलने के लिए चेतना तर्कों का विकास करती है। जैसे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा में अपनी असफलताओं की हीनता से बचने के लिए माध्यम में पाठ्यक्रम से संबंधित तर्क खोजता है। लोमड़ी जो ऊंचाई के कारण अंगूर नहीं पकड़ सकती, वह यह कहकर अपने अहम की रक्षा करती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। प्रक्षेपण, अपने अहम रक्षा और अस्मिता की रक्षा हेतु काल्पनिक दुनिया गढ़कर उसमें जीना, प्रक्षेपण कर देना। प्रक्षेपण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अपने अहम और अस्मिता की रक्षा हेतु अक्सर एक काल्पनिक दुनिया या दृष्टिकोण पकड़ता है, जिसमें वह अपनी नकारात्मक भावनाओं और वास्तविकताओं से बचने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी असफलताओं, कमियों या दोषों को दूसरों पर आरोपित कर देता है ताकि वह अपने स्वयं की नकारात्मक भावनाओं से बच सके और अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सके। अभिवृत्ति का ज्ञान कार्य, इसमें किसी अभिवृत्ति के पक्ष या विपक्ष में ज्ञान का दायरा बड़ा करना और ज्ञान में संगतता लाना शामिल होता है। अभिवृत्ति ज्ञान कार्य, इसमें किसी अभिवृत्ति के पक्ष या विपक्ष में ज्ञान का दायरा बड़ा करना और ज्ञान में संगतता लाना शामिल होता है। इसमें किसी अभिवृत्ति के पक्ष या विपक्ष में सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। इसमें ज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। आगे समझते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर अपने धर्म को श्रेष्ठ बता सकता है। सूचनाओं के आधार पर भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का समर्थन और आलोचना कर सकता है। मूल्य प्रकटीकरण, इसमें किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों का पता करके उसके मूल्यों का पता किया जाता है कि आपका रवैया ही ये बता देगा कि आप वास्तव में क्या है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य चरित्र में भिन्न हो सकता है। चूंकि बाह्य चरित्र से किसी को समझना कठिन है, इसलिए अभिवृत्तियों का पता करके उसके आंतरिक मूल्यों का पता लगाया जा सकता है। अभिवृत्ति अस्मिता की रक्षा के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सहारा लेती है। दमन, किसी घटना या बात से वर्तमान की अस्मिता को खतरा हो तब उस बात को बदलकर दमन द्वारा दूसरे तरह से प्रस्तुत करना। जैसे पाकिस्तान द्वारा भारतीय संदर्भ में इतिहास को छुपाकर पाकिस्तान में अन्य उदाहरण द्वारा इतिहास का पढ़ाया जाना। तार्किकीकरण, अपने अहम रक्षण हेतु कोई ऐसा तर्क गढ़ना जिसमें अस्मिता को चोट न पहुंचे। जैसे किसी खिलाड़ी द्वारा हारने पर मौसम या अन्य परिस्थितियों का प्रतिकूल बताना। निषेध, किसी भी प्रकार का बुरा अनुभव जिससे वर्तमान या भविष्य में हीनता
बोध का अनुभव हो या आत्मसम्मान की रक्षा ना हो पाए, तो उस भूतकाल बात को इस तरह भुला देना जैसे वह घटित ही ना हुई हो। प्रक्षेपण अपने अहम और अस्मिता की रक्षा हेतु काल्पनिक दुनिया गढ़कर उसमें जीना। आवृत्ति आवृत्ति किसी हमने देखा था, आवृत्ति किसी व्यक्ति का वस्तु विचार या विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने का ढंग है। आवृत्ति के प्रकार राजनीतिक आवृत्ति और नैतिक आवृत्ति देखते हैं। देखो, आवृत्ति यानी एटीट्यूड होता है, और राजनीतिक शब्द जुड़ रहा है। राजनीतिक मतलब क्या होता है समझते हैं? राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक आवृत्ति। नैतिक मतलब समझते हो आप? आवृत्ति राजनीति शब्द दो भागों में विभाजित किया जाता है, राज अर्थात शासन या सरकार, और नीति यानी सिद्धांत, नियम या विचारधारा। राजनीतिक आवृत्ति का अर्थ होता है शासन की विचारधारा या सरकार को संचालित करने के तरीकों को लेकर व्यक्ति का दृष्टिकोण। राज्य शासन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों और प्रश्नों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच शासन के सिद्धांतों और विचारधारा को लेकर मतभेद है, क्योंकि उनकी राजनीतिक आवृत्तियां अलग अलग हैं। इसी प्रकार संप्रदायवाद, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और बाजारवाद विभिन्न राजनीतिक आवृत्तियों के उदाहरण हैं। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? राजनीतिक आवृत्ति क्या होती है? राजनीतिक शब्द दो शब्दों राज्य और अर्थात शासन, मतलब सरकार से संबंधित जो नियम और जो शासन है को संचालित करने के तरीकों को लेकर आवृत्ति कैसी, एटीट्यूड कैसा है, कि मतलब राज्य कैसा होना चाहिए या उससे संबंधित कैसे नियम होने चाहिए, इसको लेकर कैसा एटीट्यूड है, उसे हम राजनीतिक आवृत्ति बोलते हैं। संप्रदायवाद, पंथ निरपेक्षतावाद, समाजवाद बता रहा है ना राज्य कैसा होना चाहिए या किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है। बाजारवाद भी रखता है। नैतिक आवृत्तियां, नैतिक आवृत्ति का संबंध नैतिक मूल्यों के मूल्यांकन और उनके प्रति दृष्टिकोण से है। यह मानवीय जीवन, चरित्र, नैतिक निर्णय, संस्थाओं और नैतिक दुविधाओं के समाधान से संबंधित होता है। नैतिक आवृत्ति का संबंध नैतिक मूल्यों के मूल्यांकन और उनके प्रति दृष्टिकोण से है। यह मानवीय जीवन, चरित्र, नैतिक निर्णय, संस्थाओं और नैतिक दुविधाओं के समाधान से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए उपयोगितावाद, सुखवाद और गांधीवाद जैसी नैतिक प्रणालियों में से कौन सा मूल्य सबसे अधिक उपयुक्त है? ज्ञातव्य है कि यह नैतिक आवृत्ति का विषय है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिनका प्रयोग करके आवृत्ति को बदला जा सकता है। फुट इन द डोर, इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी व्यक्ति का किसी बड़े उद्देश्य के लिए आवृत्ति परिवर्तन कराने के लिए पहले उसको छोटे उद्देश्य के लिए आवृत्ति परिवर्तन कराना होता है। जैसे किसी विद्यार्थी को 1000 पन्नों की पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करने से पहले 10 पन्ने पढ़ने के लिए प्रेरित करना। किसी लड़की को विवाह प्रस्ताव देने से पहले उससे दोस्ती करना और प्रेम प्रसंग शुरू कर आवृत्ति परिवर्तन करवाना। बाजार के द्वारा इस सिद्धांत का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी वस्तु पर सीमित समय के लिए छूट होने पर उस वस्तु की आवश्यकता न होने पर भी उसे खरीद लेना। इस प्रकार किसी वस्तु या उत्पाद पर सीमित समय के लिए ऑफर लाकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं की आवृत्ति को परिवर्तित करके अपनी बिक्री को बढ़ाती हैं। डोर इन द फेस, किसी सेल्समैन द्वारा अपने उत्पाद का मूल्य बहुत अधिक बताना और बाद में उत्पाद का मूल्य कम करके ग्राहक की आवृत्ति परिवर्तित कर उसे खरीदने के लिए प्रेरित करना। इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी छोटी मांग को पूरा कराने के लिए पहले बड़ी मांग की याचना की जाती है। उदाहरण के लिए आपने किसी दोस्त से 5000 रुपये उधार लेने के लिए उससे पहले 20,000 रुपये की मांग करना, फिर उसे धीरे धीरे 5000 रुपये पर लाना। रिएक्टेंस थ्योरी है ना, रिएक्टेंस थ्योरी क्या है? इस सिद्धांत में किसी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए उससे जो काम करवाना है उसका उल्टा बोलकर उसकी आवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी सिनेमा पर प्रतिबंध लगाने से उसे देखने के प्रति लोगों की आवृत्ति
में परिवर्तन होने से लोगों में उस अभिवृत्ति को देखने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। रेसिप्रोसिटी, देखो, पारस्परिक लाभ के लिए दूसरों के साथ वस्तुओं का के आदान प्रदान की प्रथा से है। सामाजिक अंतःक्रियाओं में इसमें अक्सर लेन देन की प्रक्रिया शामिल होती है, जहाँ उपकार, संसाधन या समर्थन वस्तु के रूप में लौटाए जाते हैं। यह सिद्धांत रिश्तों, अर्थशास्त्र और कूटनीति सहित विभिन्न संदर्भों में मौलिक है, क्योंकि यह सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देता है। लो बॉलिंग है, सोशल जजमेंट है, डिसोनेंस है, दो विरोधी विचारधारा को मस्तिष्क में पैदा करना। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति का विचार, जिसके अनुसार वह मानता है कि कम शराब पीने से कोई नुकसान नहीं है, किंतु किसी व्यक्ति द्वारा बताया जाएगा कि शराब की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब इस शराब पीने वाले व्यक्ति के मन में शराब पीने के विचार में असंगति पैदा हो जाएगी। अनुनय, अनुनय समझते हैं। अनुनय के घटक, अनुनय के सिद्धांत या तरीका। लक्षित श्रोता, लक्षित श्रोता वह होता है जिसकी अभिवृत्ति बदलनी होती है। यानी एक माँ को अपने एक छोटे से बच्चे जिसकी आदत या अभिवृत्ति ये है कि वो बहुत ही मीठा खाता है और माँ को उसकी अभिवृत्ति बदलनी है, तो लक्षित श्रोता यहाँ पे कौन हुआ? वो बच्चा हुआ। संदेश वाहक जो लक्षित श्रोता की अभिवृत्ति बदलने का प्रयास करता है, यानी वो माँ क्या हो गई? संदेश वाहक। संदेश क्या है? वह तथ्य या तर्क जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी माँ किस तरीके से अपने बच्चे के मीठा पाने के तरीके को, है ना, आदत को छुड़ाएगी। और मार्ग कोई कहानी या नैतिकता से जुड़ी बात जिसके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। लक्षित श्रोता की विशेषताएं। लक्षित श्रोता की विशेषताएं उसकी अस्मिता, सामाजिक छवि, लाभ हानि की समझ, व्यक्तित्व के मूल्य, वैज्ञानिक और धार्मिक मनोवृत्ति, सामाजिक परिवेश और व्यक्ति की पहचान पर आधारित होती है। अस्मिता व्यक्ति की आत्म छवि और पहचान से जुड़ी होती है, जबकि सामाजिक छवि समाज में उसकी प्रतिष्ठा और स्वीकृति को दर्शाती है। लाभ हानि की धारणा किसी भी संदेश या विचार के प्रभावित प्रभावों को समझने में मदद करती है। व्यक्तित्व के मूल्य, नैतिकता, आदर्शों और अस्मिता व्यक्ति के आत्म छवि और पहचान से जुड़ी होती है, जबकि सामाजिक छवि समाज में उसकी प्रतिष्ठा और स्वीकृति को दर्शाती है। लाभ हानि की धारणा किसी भी संदेश या विचार के संभावित प्रभावों को समझने में मदद करती है। व्यक्तित्व के मूल्य, नैतिकता, आदर्शों और व्यक्तिगत सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। वैज्ञानिक या धार्मिक मनोवृत्ति व्यक्ति के सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है, जिससे 10% चल जाएगा, है ना। देखते हैं। लाभ हानि की धारणा किसी भी संदेश का विचार के प्रभावित प्रभावों को समझने में मदद करती है। व्यक्तित्व के मूल्य, नैतिकता, आदर्शों और व्यक्तिगत सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। वैज्ञानिक या धार्मिक मनोवृत्ति व्यक्ति के सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है, जिससे वह किसी विषय को तर्कसंगत या आस्था आधारित दृष्टिकोण से देखता है। सामाजिक परिवेश व्यक्ति के आसपास के वातावरण, संस्कृति और समाज की भूमिका को परिभाषित करता है। इसके अलावा व्यक्ति की पहचान जातीय, धार्मिक, भाषाई और पेशेवर रूप से उसकी सोच और प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्ति, एक ई रिक्शा ड्राइवर और उद्योगपति जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, उनकी अभिवृत्ति बदलना हो, यदि एक ई रिक्शा ड्राइवर और उद्योगपति दोनों ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, ऐसे में उनकी प्रेरणाएं और परिस्थितियां अलग अलग हैं। ई रिक्शा ड्राइवर को जहां कुछ रुपयों का लाभ दिखता है, वहीं उद्योगपति को 10 लाख है। उसके पास समय का अभाव है, ऐसे में उसकी अभिवृत्ति
या उनकी आवृत्ति बदलने के लिए दोनों के लिए अलग अलग अनुनय अपनाना उचित होगा। ई रिक्शा ड्राइवर के लिए चालान की दर बढ़ाना, 200 रुपये से बढ़ाकर 600 कर देना, या आर्थिक दंड देना होगा। उद्योगपति को ऑफिस में बुलाकर उसको ट्रैफिक रूल का सिनेमा दिखाना, जिसे वह पहले ही जानता है, जिससे उसके समय बर्बादी होगी। सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता के महत्व पर जोर देना, उनकी प्रतिष्ठा और व्यावसायिक छवि पर प्रभाव को समझाना। इस तरह दोनों की आवृत्ति परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग अनुनय अपनाना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए लक्ष्य श्रोता यूपीएससी अभ्यर्थी, यदि यूपीएससी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हिंदी भाषी राज्यों के ग्रामीण परिवेश से आता है और वर्तमान में बीए द्वितीय और तृतीय वर्ष का छात्र है, तब कोचिंग संस्थान इस अभ्यर्थी को यूपीएससी परीक्षा की कठिनाइयों से भयभीत करने के बजाय अपनी अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से परीक्षा की प्रवृत्ति को सहज और समझने योग्य बनाकर प्रस्तुत करेगा। कोचिंग संस्थान यह दिखाने का प्रयास करेगा कि उचित मार्गदर्शन, सही रणनीति और नियमित अभ्यास से इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अभ्यर्थी आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए उस संस्थान में एडमिशन ले लेगा। लेकिन यही अभ्यर्थी जब 5 वर्षों तक तैयारी करने के बाद अनुभव और ज्ञान अर्जित कर लेगा तो इस प्रारंभिक रणनीति को नकार देगा। अब वह भावुक श्रोता नहीं रहेगा, बल्कि एक तार्किक श्रोता बन चुका होगा, जो तथ्यों, तर्कों और वास्तविक अनुभवों के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करेगा। अब उसे केवल परीक्षा को आसान बताने वाली बातें प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि वह ठोस रणनीति, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और गहन विषय वस्तु की मांग करेगा। संदेशवाहक की विशेषताएं। विश्वसनीयता। जो व्यक्ति संदेशवाहक है उसकी विश्वसनीयता होना अति आवश्यक है। एक प्रभावी संदेशवाहक की सबसे अहम विशेषता उसकी विश्वसनीयता होती है। यदि वह नैतिक, ईमानदार और सत्यनिष्ठा पूर्ण जीवन है उसका, तो लोग उसकी बातों पर भरोसा करेंगे और उसके सुझावों को स्वीकार करेंगे। अधिकारिता। यदि संदेशवाहक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या ज्योतिषाचार्य, तो उसकी बातों का प्रभाव अधिक होता है। लोकप्रियता। यदि संदेशवाहक समाज में पहले से ही प्रसिद्ध और लोगों के बीच सम्मानित हो, जैसे कोई खिलाड़ी, अभिनेता या सामाजिक व्यक्तित्व, तो उसकी बात अधिक लोगों तक पहुंचती है और अधिक प्रभावशाली होती है। वर्ग समानता। जब संदेशवाहक और लक्ष्य श्रोता एक ही सामाजिक वर्ग से होते हैं तो संदेश अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी महिला उत्पाद का प्रचार किया जाना है तो एक महिला विज्ञापन करने पर वह संदेश अधिक प्रामाणिक लगेगा और श्रोता उससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। संदेश की विशेषताएं। ग्रैंड नैरेटिव। जब संदेश किसी बड़े विचार, दर्शन या विचारधारा से जुड़ा हो तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। धर्म, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद जैसी विचारधाराएं लोगों की गहरी भावनाओं को छूती हैं और उनके सोचने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। साक्ष्य और तथ्य आधारित संदेश। जब कोई संदेश ठोस प्रमाणों और तार्किकता पर आधारित होता है तब उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जैसे न्यायालय में एक वकील अपने तर्कों को मजबूत बनाने के लिए साक्ष्यों और गवाहों का सहारा लेकर जज को प्रभावित करने की कोशिश करता है। नैतिक मूल्य पर बल। जब संदेश में नैतिकता और आदर्शों का समावेश होता है तो वह लोगों के हृदय को छूता है। जैसे महापुरुषों के जीवन और उनके कार्यों का उदाहरण देकर समाज का अनुनय किया जा सकता है। मार्ग, इथोस, नैतिकता पर बल। जब संदेश नैतिकता और आदर्शों पर आधारित हो तो वह लोगों के मूल्यों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत की कहानियों में यह संदेश दिया जाता है कि सत्य हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। नैतिकता पर बल। लॉगोस, तर्क के आधार पर। जब संदेश तर्क और तथ्य पर आधारित होता है तो बौद्धिक रूप से अधिक प्रभाव डालता है। जैसे दार्शनिक जे.एस. मिल ने तर्क के आधार पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर माना और उनके अधिकारों की वकालत की। पैथोस, भावनाओं के आधार पर। ये किसी में और होता है, वो होता चौथा परिस्थितियों के आधार पर। जब संदेश में भावनाओं को केंद्र में रखा जाता है
तो वह गहरे स्तर पर लोगों को प्रभावित करता है, जैसे किसी गरीब या पीड़ित की मार्मिक कहानी दिखाकर दान और सहायता के लिए प्रेरित करना। अनुनय के तरीके या सिद्धांत, फुट इन द डोर सिद्धांत। इस सिद्धांत का उपयोग अक्सर सेल्समैन द्वारा किया जाता है, जिसमें लक्ष्य श्रोता की आवृत्ति को धीरे धीरे सकारात्मक बनाया जाता है। इसमें या तो छोटी छोटी मांगों से शुरुआत कर अनुनय किया जाता है, या फिर सीधे बड़ी मांग प्रस्तुत की जाती है। कोई है ना, कई बार सेल्समैन किसी उत्पाद को मुफ्त या कम दाम पर देने की बात कर ग्राहक को आकर्षित करते हैं। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी स्वतंत्रता या निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वह उसका विरोध करने के लिए प्रेरित होता है। यह सिद्धांत विपणन, स्वास्थ्य, संचार और सामाजिक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में लागू होता है। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी स्वतंत्रता का निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वह इसका विरोध करने के लिए प्रेरित होता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। उदाहरण के लिए सकारात्मक प्रभाव, किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर सिर्फ 2 घंटे के लिए 50% छूट का संदेश देखकर ग्राहक जल्दबाजी में खरीदारी कर लेता है। नकारात्मक प्रभाव, यदि ग्राहक को बार बार अभी खरीदें नहीं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा जैसे संदेश दिखाए जाते हैं, तो उसे यह लग सकता है कि उस पर किसी वस्तु खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है और वह उस उत्पाद को खरीदने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया सिद्धांत यह बताता है कि किसी की स्वतंत्रता को सीमित करने का संकेत देने वाले संदेश कुछ हद तक प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन अगर यह सीमा पार हो जाए तो उपभोक्ता बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया दे सकता है। पारस्परिकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति उदारता या उपकार प्राप्त करता है तो वह बदले में उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। उसे उपयोग करके पहले किसी व्यक्ति को कोई छोटा लाभ देकर बाद में उसे किसी अनुरोध को स्वीकार करने के अनुनय किया जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति को पहले छोटे छोटे उपहार भेजकर बाद में उसे अपने किसी कार्य को करने के लिए कहना। कमी का सिद्धांत, इस सिद्धांत में किसी चीज की कमी का आभास कराकर उसे अधिक आकर्षक बनाया जाता है। जब कोई वस्तु सीमित उपलब्धता में होती है तो लोग उसे पाने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। मार्केटिंग क्षेत्र में इस सिद्धांत का उपयोग सीमित समय के ऑफर या स्टॉक सीमित है जैसे संदेशों के माध्यम से किया जाता है। नैतिक समस्याओं में अनुनय, दहेज प्रथा के खिलाफ अनुनय। लक्षित श्रोता वर्ग पक्ष के में अपराध बोध, ग्लानि और शर्मिंदगी की भावना उत्पन्न करना। लक्षित श्रोता में है ना, वधु पक्ष में अस्मिता और आत्मसम्मान की भावना जगाना, वर्गीय चेतना विकसित करना, सामूहिक प्रतिरोध को बढ़ावा देना तथा धार्मिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देना। संदेश, वर पक्ष के लिए अपराध बोध उत्पन्न करने वाला संदेश दिया जाए जिससे उन्हें यह एहसास हो कि वे सामाजिक अन्याय में सहभागी हैं। सरकार द्वारा जयमाला स्थल पर अनिवार्य रूप से ऐसा कोई बोर्ड लगवाया जाए जिसमें दहेज प्रथा के विरुद्ध स्पष्ट संदेश लिखा हो। वर पक्ष के लिए अपराध बोध उत्पन्न करने वाला संदेश दिया जाए जिससे उन्हें यह एहसास हो कि वे सामाजिक अन्याय में सहभागी हैं। सरकार द्वारा जयमाला स्थल पर अनिवार्य रूप से ऐसा बोर्ड लगवाया जाए जिसमें दहेज प्रथा के विरुद्ध स्पष्ट संदेश लिखा हो। विवाह कराने वाले पुरोहितों से भी यह शपथ दिलवाई जाए कि वे दहेज
लेने देने की कुरीति के विरुद्ध है। वधु पक्ष के लिए वधु पक्ष में आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा संदेश दिया जाए, जिससे लड़कियां समझें कि वे किसी ऐसे व्यक्ति में से विवाह न करें जो दहेज का लोभी हो। लड़कियों को यह जागरूकता दी जाए कि यदि वे ऐसे दहेज के लोभी व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार होती हैं, तो वे संपूर्ण नारी समाज के आत्मसम्मान से समझौता करते रही हैं। लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सके। संदेशवाहक समाज में लोकप्रिय और विश्वसनीय व्यक्ति, विशेषकर वे महिलाएं जो सफल हैं और प्रेरणादायक व्यक्तित्व रखती हैं, इस संदेश को प्रभावी ढंग से प्रसारित कर सकती हैं। संदेशवाहक विगत वर्षों में कुछ प्रश्न हैं। दयालुता का सबसे बड़ा कार्य प्रार्थना में झुके हजार शिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। महात्मा गांधी मनोवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य को भागने के इनपुट के रूप में काम आता है। एक लोक सेवक कैसे कैसे ट्रांसलेशन किए हुए हैं। घृणा व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है और राष्ट्र की भावना को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस डिस्कोर्स से सहमत हैं? स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका कि आप स्वयं को दूसरों की सेवा में खो दें। मनुष्य अपने विचारों की उपज मात्र है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक भावना है। यह व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। चर्चा करें कि यह किस प्रकार नकारात्मक भावनाओं और अवांछनीय व्यवहारों को जन्म देता है। इसे कैसे प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण के निर्माण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमारे समाज में कई सामाजिक समस्याओं के बारे में विपरीत दृष्टिकोण प्रचलित है। आप हमारे समाज में जाति व्यवस्था के बारे में कौन से विपरीत दृष्टिकोण देखते हैं? आप इन विपरीत दृष्टिकोणों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करते हैं? इस धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लिए लालच के लिए।